चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स और मेजरमेंट के सवाल जवाब देख रहे हैं हम लोग। अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A, B, C, D। तो ये A है, ये B है, ये C है, D। अब ध्यान से देखिएगा कि इनके क्या क्या पावर है, क्योंकि जब चीज बनेगी तो इनके पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जो परसेंटेज एरर है मेजरमेंट में A, B, C, D के, वो 1% है, 3% है, 4% है, 2% है। अगर अपनी आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें ये ऐसा सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। इसका आपको तो परसेंटेज एरर निकालना है। दूसरा सवाल जो पूछा गया है, यदि आप कैलकुलेट करते हैं और 3.763 आता है तो आप इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, क्या आप इसमें लॉजिक लगाएंगे। P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अंडर रूट C और D। तो A की पावर क्या है 3, A क्यूब है, A की पावर 3 है। B की पावर क्या है 2, इसकी पावर 2 है। C की पावर क्या है, अंडर रूट मतलब होता है हाफ ना, मतलब कोई भी अंडर रूट x का मतलब ये होता है कि x की पावर हाफ। तो ये कितना हुआ, अंडर रूट C मतलब C की पावर हाफ। उसके बाद D तो खैर 1 है, D की पावर 1 है। तो जब हम डेल्टा P बाय P निकालेंगे तो कैसे आता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। पावर सामने आ जाती है, जैसे ये 3 आएगी और डेल्टा A बाय A। ऐसी यहां पर पावर 2 ये सामने आ जाएगी 2, और ये डेल्टा B बाय B। इसी तरीके से C की पावर क्या होगी, हाफ है तो हाफ, माइनस नहीं होता इसमें, डेल्टा C बाय C। और ये होगा आपका D, डेल्टा D बाय D। अब इसका आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो डेल्टा B P बाय P इंटू 100 इसका परसेंटेज के हिसाब से निकलेगा। तो अल्टीमेटली आप करने क्या वाले हैं, इन सब में 100 का मल्टीप्लीकेशन करने वाले, यही करने वाले हैं आप, है ना, राइट। तो 3 डेल्टा A बाय A क्या है, डेल्टा A बाय A ये दिया हुआ है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 1%। तो डेल्टा A बाय A की जगह 1 रखेंगे, डेल्टा B बाय B की जगह आप 3 रखेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है। अगले आप में जब 4 रखेंगे और उसके अगले में आप 2 रखेंगे, 2। बाकी मल्टीप्लीकेशन तो बता ही दिया मैंने, 3 2 हाफ और 1 से होगा, इनको जोड़ेंगे आएगा आपका 13%। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया, 13%। तो इसको अगर आप वैल्यू P देखें 13%, और वैल्यू ऑफ P ये तो आपने निकाल लिया। अगर P निकल के आता है मान लीजिए 3.763, तो अब इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ इस तरीके से करेंगे, ये आपके पास इसकी जो डिजिट है, जैसे 3.7 मुझे लेना है ना, ये मुझे लेना है। अब ये जो 7 है राउंड ऑफ मुझे करना है, और मुझे इस 6 को देखना है, मतलब इस 6 के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये 7 क्या होगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो ये 7 की जगह आप इसको 8 कर दोगे, एक बड़ा, तो ये आएगा 3.8, जो पहला डेसिमल प्लेस है उसके हिसाब से ये बनेगा। A book with many printing errors contain 4 different formula for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। तो आपके पास एक बुक है, उसमें कुछ प्रिंटिंग एरर है, अलग अलग 4 फॉर्मूले हैं जिसमें y के बारे में बताया जा रहा है। कोई एक पीरियोडिक मोशन हो रहा है, तो ये y इस तरीके से आ रहा है, जिसमें a जो आप देख पा रहे हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल, v जो है ये स्पीड पार्टिकल की है, t ये टाइम पीरियड है मोशन का। आपको रॉन्ग फॉर्मूला इसमें से हटा देना, तो एक एक करके देखेंगे। y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी। अब जो डायमेंशन है y का वो कितना है, ये क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब y किस में आएगा, लेंथ में। लेंथ केवल 1 रहेगी, मास इसमें नहीं रखेंगे, मास की पावर 0 करेंगे और t की पावर 0 करेंगे, है ना। तो m l की पावर 1 t की पावर 0। अब a का क्या होगा, a का डायमेंशन आप जानते हैं कि साइन और एक्सपोनेंशियल इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो साइन 2 पाई बाय 2 का डायमेंशन क्या है आपका, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। इसकी ये तो हट ही गया, साइन वाला हमने हटा दिया। a क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी लेंथ में ही आएगा, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। तो ये करेक्ट होगी, यानी कि बाएं हाथ का जो डायमेंशन है वो दाएं हाथ के डायमेंशन से मैच कर रहा है। अगले पे आते हैं।
ये पहला वाला करेक्ट हो गया ना आपका। दूसरे पे हम आते हैं, y इक्वल टू ए साइन वी टी। अब y इक्वल टू ए साइन वी टी, ए साइन वी टी। अब देखिएगा कि इसमें वी टी का डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह हमने क्यों हटाया इसको, ये टाइम था और ये टाइम था, टाइम टाइम कट गया, ये साइन कांस्टेंट का आ गया। कांस्टेंट की क्या डायमेंशन होती है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए हमने y इक्वल टू ए किया। लेकिन अब यहां पर नहीं कर पाएंगे। यहां पर क्या है, y तो डायमेंशन है आपकी लेंथ की, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 या केवल l की आएगी, लेंथ की आएगी। ऐसी a की डायमेंशन भी m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0, ये बिल्कुल सेम, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो आ जाएगा। अब vt की बात करते हैं, v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1, बेसिकली ये हम l बाय t करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी, तो v हो गया। इसी तरीके से टाइम की बात करें तो केवल t की पावर 1 लिखेंगे। अब इन दोनों कंबाइन कर दीजिए आप, तो m तो खैर 0 0 ही है, l की पावर 1 और l की पावर 0 यानी कि 1 ही आएगा, और t की पावर -1, t की पावर 1, तो t की पावर -1 -1 0 होता है, तो t की पावर 0। तो ये एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। तो जो आर्गुमेंट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो चीज आ रही है, जैसे मैंने बताया था, अभी अभी हमारे पास 2 पाई टी बाई टी चीज आई थी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तभी हमने कहा डायमेंशन लेस होना चाहिए। इस केस में वीटी आपको एक डायमेंशन दे रहा है बाकायदा, इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अभी ये वाला लेते हैं, y इक्वल टू ए बाई टी साइन टी बाई। y की डायमेंशन तो आप जानते हैं, अभी भी हमने 2 बार देख चुके हैं, तो इसका लेंथ की डायमेंशन होगी। ए बाई टी की डायमेंशन क्या होगी, ए आप लेंथ लिखिए, टाइम नीचे टी आएगा तो टी की पावर -1 ऊपर ले जाइए, तो टी की पावर -1 आ गया। मैं फिर से बताता हूँ, ए बाई टी का मतलब यह है, ए आपका लेंथ है और टी टाइम है, तो ये एल की पावर 1, टी की पावर 1, टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर एन की पावर 0 तो करना पड़ेगा। तो ये इसकी आ गई ए बाई टी की। अब टी बाई ए की क्या है, इसको उलट दीजिए, ये जो आया है इसको उलट दीजिए, यानी एल की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर 1 हो जाएगा, ये टी बाई ए की। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आर्ग्यूमेंट है, जो इसमें भी हमने देखा, जो आर्ग्यूमेंट है इसका, ये जो चीज है, ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए, यहाँ पर तो है नहीं। इसी यही निष्कर्ष जो हमने यहाँ निकाला था, वही हम यहाँ भी लगाएंगे कि ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसीलिए ये जो फॉर्मूला ही है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। एक और है इसमें, y इक्वल टू ए रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी। अब इसमें एक बढ़िया बात है, ये टी से, क्योंकि टी बाई टी आएगा, ये भी टी डायमेंशन के हिसाब से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब साइन के अंदर जो चीज आ रही है वो डायमेंशन लेस है, बिल्कुल ठीक। अब y इक्वल टू ए रूट 2 बचा अपना, y लेंथ है, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, a है यहाँ पर। अब a के साथ √2 हो या कोई भी कांस्टेंट हो, उसको तो हम लेते नहीं, केवल a लेंगे, तो m की पावर 0, ये भी डिस्टेंस है, मतलब लेंथ की पावर केवल 1 आएगी, बाकी तो 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, क्योंकि आप t बाई टी तो खैर डायमेंशन लेस हो ही रहा है, इसके अंदर की चीज डायमेंशन लेस हो ही रही है, तो आर्ग्यूमेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है कि भाई ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो डायमेंशन y और a का ये सेम है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स में, जो मूविंग मास, जो मास मूव कर रहा है, और एक रेस्टिंग मास है m0, उसको किस टर्म्स में दिखाता है, देखिएगा, ये m है, ये m0 है, तो वो इस रिलेशनशिप ऐसा है, m इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर और उसका रूट यानी हाफ पावर। ये कहां से आया, ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के जो स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में उन्होंने बात की थी, तो वहां से निकल के आया है। अब एक बॉय रिकॉल करता है इस रिलेशन को, कर तो देता है, लेकिन ये क्या करता है कि कुछ समझ नहीं पाता है कि मुझे कांस्टेंट कहां डालना है, तो वो ये फॉर्मूला लिख देता है। आपको इनकी मदद करनी है, तो कैसे मदद करेंगे, डायमेंशन m का क्या है, मास, तो मास के ऊपर केवल 1 रखेंगे, l के ऊपर 0, t के ऊपर 0, यहां तक तो ठीक हो गया। ये भी मास है, चाहे मूविंग हो चाहे स्टॉप मास हो, मास तो मास रहेगा, m0 हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। अब यहां आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, l बाई टी है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, तो l की पावर 1 और t की पावर, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, n तो 0 है, तो m0 l की पावर 1, t की पावर -1, क्योंकि आप v स्क्वायर दिया है तो जरा इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू -1 -2, v स्क्वायर का ये आ गया। अब डायमेंशन c की क्या होगी,
आपको दोनों चीजें सेम चाहिए, तो डायमेंशन सी की क्या होगी आपकी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के बराबर होगी, और ये तभी होगा जो फैक्टर है ये वाला ये डायमेंशन लॉस हो, यानी कि 1 - v² ये डायमेंशन लॉस हो। ये तभी पॉसिबल है यदि v² डिवाइड हो c² से, तो करेक्ट रिलेशन हो जाएगा। अब फिर से समझिए आप, मैं फिर से ये बताना चाह रहा हूं कि जो बायां हाथ है और दायां हाथ है ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब मैं जरा इसको जरा लिखता हूं इस हिसाब से। ये m0 क्या है, हम यहां पर लिखेंगे ये है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, और यहां पर क्या है 1 - v² अंडर रूट है ये। तो v² की पावर है, v² का जो हमने निकाला वो है m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर -2। तो अब यहां पर c ये स्पीड ऑफ लाइट है, और क्योंकि स्पीड कैसे होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट कैसे होती है, l/t ही होता है, तो ये m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। तो स्पीड ऑफ लाइट हम कहां रखेंगे ताकि हम इनको बराबर कर सके। ये मास है, ये भी मास है, इसका मतलब 1 - v², ये जो चीज है डायमेंशन लेस होनी चाहिए पूरी की पूरी, तभी ये मास और मास बराबर। ये इसको भी लिख देता हूं, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। ये मास है, ये मास है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो नीचे वाली है ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो 1 - v², ये v² कहीं ना कहीं कटना चाहिए, इसका मतलब, और v और c दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर c² आना चाहिए ताकि ये दोनों डायमेंशन कट जाए आपकी, और ये m और m बराबर हो जाए। इसका मतलब जो c रखना है उस बंदे को, वो इसके नीचे रखेगा c² ताकि डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाए। इसलिए c² यहां रखना पड़ेगा ताकि इन दोनों के डायमेंशन कट जाए और इन दोनों के डायमेंशन बराबर हो जाए। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक स्केल में जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10, 10 की पावर -10 मीटर होता है। जो साइज है हाइड्रोजन एटम का वो 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसका टोटल एटॉमिक वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताना है, एक हाइड्रोजन एटम का एक मोल का। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। टोटल एटॉमिक वॉल्यूम आपको बताना है मीटर क्यूब में अगर हाइड्रोजन एटम का एक मोल लिया जाए। तो रेडियस हाइड्रोजन एटम का आपको 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। एंगस्ट्रॉम को खुद बता रखा है इन्होंने कि 10 की पावर -10। तो इस एंगस्ट्रॉम की जगह हम लिख देंगे 10 की पावर -10, यानी कि 0.5 × 10 की पावर -10। अब हम आते हैं, क्योंकि ये एटम है, वॉल्यूम हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, सर्कल माने इसको, तो 4/3 πr3। स्फीयर का ये फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। आपके पास r है, पाई आप 22/7 ले लीजिए, इसका क्यूब कर लीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.524 × 10 की पावर -30। अब एक मोल हाइड्रोजन एटम में कितना होता है, कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये हम पहले सीख चुके हैं, पहले क्लासेस में सीख चुके हैं, पहले डिस्कशंस में सीख चुके हैं, तो मैं इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं। एक मोल हाइड्रोजन में 6.023 × 10⁻23। इसको इस तरीके से याद रखिए, यहां पर भी 23 आता है, यहां पर भी 23 आता है। तो वॉल्यूम क्या होगा एक मोल हाइड्रोजन एटम का, ये एक वॉल्यूम एक हाइड्रोजन एटम का हो गया। इतने सारे आपके हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6, तो आपका पावर आप जोड़ दीजिए, 23 - 30 होता है 10 की पावर -7। 6.023 × 0.524 करेंगे 3.16 आएगा। ये इसका उत्तर रहेगा। एक मोल जो आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। ये मोलार वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको बताना है रेशियो मोलार वॉल्यूम, और साथ में रेशियो किसका होगा, एक तो मोलार वॉल्यूम होगा और दूसरा एटॉमिक वॉल्यूम। जो मोल है, एक मोल हाइड्रोजन का, आपको जो साइज है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो लेना है 1 एंगस्ट्रॉम, और आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। तो आपको ये भी बताना है कि रेशियो इतना बड़ा क्यों। अभी हमने जो सवाल देखा उसी से वही उसका कंटिन्यूएशन मान सकते हैं आप। रेडियस हाइड्रोजन एटम का है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब 0.5 एंगस्ट्रॉम की जगह 10 की पावर -10 ले लीजिए, यहां तक ठीक है। अब 4/3 πr³ लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 4/3 πr³ आपका हो गया, ये वैल्यू हम लगाएंगे 4/3 πr³, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूं। एक मोल हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू आ गई एक मोल हाइड्रोजन की। तो ये आपका मोलार वॉल्यूम आ गया, ये 3.16 × 10⁻⁻⁷।
अब जो मोलार वॉल्यूम है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो इन्होंने दिया हुआ है 22.4 लीटर। अब 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 लीटर में 10⁻³ राइट। अब देखिए इसको लीटर को 1 मीटर क्यूब में हमने चेंज किया, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज किया तो 1 लीटर हो रहा है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर, या आप कहिए कि 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 22.4 इक्वल टू, लीटर को आप मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 22.4 इंटू 10⁻³ तो जो मोलार वॉल्यूम है जो 7.08 इंटू 10⁻⁴, ये अगर इसको हम कंपेयर करें तो मोलार वॉल्यूम इतने, अगर हम इसको डिवाइड भी करें, आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, यू जस्ट हैव टू डिवाइड। तो आप क्या करेंगे कि जैसे सवाल में दिया हुआ है कि 22.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आपका 3.16 इंटू 10⁻⁷, ये 7 ऊपर जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, बाकी इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आए, 7.0। तो ये 7.08 इंटू 10⁴ 10⁻⁴ टाइम ज्यादा है एटॉमिक वॉल्यूम से। अब ये क्यों है, और ये इसके कारण क्या होता है, जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है हाइड्रोजन गैस में वो बहुत ज्यादा होता है साइज जो हाइड्रोजन एटम का है। एक्सप्रेस दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली, एक ऑब्जर्वेशन है, इसको बहुत क्लियरली आपको बताना है। अगर आप अपने विंडो से देखते हैं, इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो, एक बहुत फास्ट ट्रेन है और आप विंडो से बाहर देखते हैं तो जो आपको ट्रीज दिखते हैं, मतलब पेड़ दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, वो तो बड़े तेज आपको मूव करते दिखाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फटाफट मूव करते दिखाएंगे ट्रेन की मोशन में। लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हिल टॉप्स, आपको पहाड़ कुछ दिख रहा होगा, मून है या स्टार है, वो ऐसा लगेगा ये तो स्टेशनरी है, ये तो मूव नहीं कर रहे हैं, राइट। अब आपको ये पता है कि आप मूव कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है ये आपके साथ मूव कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। तो इसका उत्तर मैं बताता हूं आपको कि जो लाइन ऑफ साइट है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट और आपकी आंखों को ज्वाइन करती है। यानी आपके, अगर आपकी आंखें हैं और ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइन ऑफ साइट इसको इस तरीके से कहते हैं। ये लाइन ऑफ साइट है जो एक इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए जो ऑब्जेक्ट और आपकी आंखों को मिला रही है, या ये कहें कि यहां से रेज आ रही है आपकी आंखों में जा रही है, इस तरीके से समझ लीजिए। जब हम पास के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे पेड़ है, हाउस है, आप ट्रेन के अंदर है, तो बड़ी तेज भागते हुए दिखाई देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन ऑफ साइट बहुत तेज चेंज हो रही है, क्योंकि ये बहुत पास में है, बहुत पास में है, बहुत करीब है आपसे। लेकिन अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे ट्री, स्टार की बात हो रही है, बहुत दूर है, मतलब हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर है ये। और अगर हम स्टार की बात करें तो उसको तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं। तो ये स्टेशनरी है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपका लाइन ऑफ साइट बहुत तेज चेंज नहीं होता, इसके कारण वो बहुत समय तक आपको स्टेशनरी दिखाई देती है। जो पैरेलैक्स का प्रिंसिपल है जो हमने डिस्कशन किया, उसमें हम बहुत जो दूरी पे स्टार्स हैं उनके डिस्टेंसेस नापते हैं या डिटरमाइन करते हैं। जो बेसलाइन ए बी हमने बेसलाइन मानी, वो एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है अर्थ के दो लोकेशन को, जो 6 महीने अपार्ट है, उसकी ऑर्बिट जो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, तो हमने एक ए बी लाइन बनाई। इसका मतलब ये है कि जो बेसलाइन है वो डायमीटर के अबाउट है अर्थ के, और करीबन 3 × 10⁻11 मीटर है। जो नियरेस्ट स्टार है वो भी इतना दूर है, मतलब ये कितना बड़ा दूर है, ये कितना डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो नियरेस्ट स्टार है वो भी इससे कई गुना दूर है। तो ये पैरेलैक्स तभी दिखाएगा जब कम से कम, मतलब एक सेकंड आपको एक एंगल मिले। तो एक पार्सेक एक कन्वीनियंट लेंथ है, यूनिट है लेंथ की एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में। यदि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, उसका पैरेलैक्स मान लीजिए 1 सेकंड आता है, अपोजिट एंड जो बेस लाइन आपको मिल रहा है, जो डिस्टेंस मैंने बताया फ्रॉम सन टू अर्थ, हाउ मच इज अ पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर। पार्सेक क्या होगा मीटर के टर्म में आपको बताना है। अब ये डायमेट्रिकली अपोजिट आपने कहा,
ये स्टार है, इस तरीके से हम डिस्टेंस मान रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड है, ये आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 11 है। तो डायमीटर जो अर्थ ऑर्बिट का है वो इतना है, रेडियस अर्थ ऑर्बिट का इतना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि जो डिस्टेंस है पैरेलल एंगल का 1 आपका सेकंड है, और इसको आप आराम से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखा कि 1 सेकंड को हम कैसे रेडियन में चेंज करते हैं। तो 4.87 इंटू 10 की पावर -6। अब आप ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ये हम मानते हैं d, डिस्टेंस हम मानते हैं d। तो ये अगर हम थीटा माने, थीटा, और इसको हम रेडियस या जो डायमीटर है उसको माने d, रेडियस लेते चलिए। तो आप ये कैसे लेंगे? आप जानते हैं थीटा जो होता है वो r/d l इक्वल टू r थीटा होता है बेसिकली, ये l इक्वल टू r थीटा। ये तो थीटा होगा आपका r/d, इसी को हमने थोड़ा सा इनके टर्म्स में लिख दिया। तो d निकालना, डिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा r/, थीटा। r आपका दिया हुआ 1.5 इंटू 10 की पावर 11, रेडियस जो अर्थ ऑर्बिट का है। और आप कह रहे हैं कि ये r है, ये थीटा, अभी भी हमने निकाला, डिवाइड किया इनको, ये वाली वैल्यू आई 3.09 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो एक पार से कितना हुआ 3.09 इंटू 10 की घात 16। जो नियरेस्ट स्टार है अपने सोलर सिस्टम से वो 4.29 लाइट ईयर है। लाइट ईयर का मतलब ये होता है लाइट एक साल में कितनी दूरी चलती है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक्स में इसका डिस्टेंस क्या होगा, और कितना पैरेलैक्स। वो स्टार का नाम है अल्फा सेंटोरी। कितना पैरेलैक्स ये स्टार शो करेगा जब इसको हम देखेंगे दो अलग अलग लोकेशन, अर्थ के दो अलग अलग लोकेशन जो कि 6 महीने अपार्ट है, जब वो सन की ऑर्बिट कर रहा हो। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 4.29 इंटू लाइट ईयर। और जैसे हम जानते हैं लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है एक साल में। तो एक लाइट ईयर का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और एक साल स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। एक साल में होते हैं 365 दिन, चाहे तो आप 365.25 भी कर सकते थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने 365 रखा। अब हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड। तो कुल मिला के ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4.29 जो लाइट ईयर है वो इसके बराबर है। अभी हमने एक सवाल में देखा कि एक पार्सेक जो होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 होता है। तो अगर 4.29 लाइट ईयर अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ये एक पार्सेक है और ये 4.29 लाइट ईयर है। आपको इसको पार्सेक में निकालना है तो 1 पार्सेक से डिवाइड कर दीजिए इसको, राइट। तो कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है ये आपका आएगा 1.32 पार्सेक, राइट। पावर भी देखिएगा, है ना, ये कैलकुलेशन जरूर आपको करनी होगी। तो इस तरीके से निकलता है। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हम जानते हैं L इक्वल टू आर थीटा या थीटा इक्वल टू डी बाय कैपिटल डी, जहां पर अब ये जानते हैं कि ये डायमीटर है अर्थ के ऑर्बिट का, ये डी जो है डिस्टेंस है स्टार का अर्थ से, जो कि अभी हमने निकाला। हम थीटा निकालना चाहते हैं तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा आएगा करीबन 7.39 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। लेकिन एक देखिए, एक सेकंड कितने रेडियन के बराबर होता है, ये रेडियन में चेंज कर सकते हैं, 4.85 इंटू 10 की पावर -6। तो ये रेडियन कितना होगा अगर आपको निकालना हो इसको, क्योंकि एंगल जो होता है वो डिग्री मिनट सेकंड में निकाला जाता है, और वही एंगल इतने छोटे होते हैं जब दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो ये सेकंड में ही आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको आपको तब्दील करना है किसमें, सेकंड, रेडियन को सेकंड में करना है या सेकंड को रेडियन में करना है, तो ये रिलेशन। तो आप इसको 7.39 इंटू 10 टू द पावर -6 को डिवाइड कर दीजिए 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6, ये आपका 1.52 सेकंड्स आएगा। प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर अ नीड ऑफ साइंस। किसी भी साइंस में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप मेजरमेंट करें तो प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप एयरक्राफ्ट की स्पीड की बात करें तो हमारे पास एक एक्यूरेट तरीका होना चाहिए कि हम कैसे पोजीशन जो उसके आसपास आ रहे हैं, और या फिर ये कहिए कि इस टाइम पे कहाँ है, इस टाइम पे कहाँ है, ये हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते। ये बेसिक मोटिवेशन था वर्ल्ड वॉर 2 में
रेडार बनाने का। रेडार तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म है इसका। अलग अलग एग्जाम्पल आप सोचिएगा आज के साइंस में जहां पर प्रिसाइज मेजरमेंट लेंथ का, टाइम का, मास का हमें बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप ऐसे बता सकते हैं बहुत अच्छी बात है, साथ में क्वांटिटेटिव आइडिया भी दीजिए जो प्रिसीशन चाहिए किसी भी जिस भी संदर्भ की आप बात करें वहां पर कितना प्रिसीशन चाहिए। तो इसमें देखिए ये तो पूरी तरीके से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आप अपनी चीजें लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। बहुत जरूरी है कि प्रिसाइज मेजरमेंट हमको चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज का, खासतौर पे साइंस में। जैसे मान लीजिए अल्ट्रा शॉर्ट लेजर पल्सेस, इसका जो टाइम इंटरवल है 10⁻⁻15 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम है। ये बहुत सारे केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस में हम यूज करते हैं ताकि टाइम इंटरवल का हम मेजर कर सकें। ऐसे ही एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हम यूज करते हैं ताकि हम इंटर एटॉमिक्स जो एटम के सेपरेशन है या इंटर प्लानर इनकी जो प्लेन्स है उनके बीच में स्पेसिंग क्या है। मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसका जो डेवलपमेंट हुआ तो हम मास और एटम प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन आप इसमें अपना एग्जांपल भी जरूर दीजिएगा। अब ये तो हो गया। अब जैसे एक प्रिसाइज मेजरमेंट बहुत जरूरी है, इसके साथ एक और भी चीज जरूरी है, आप एस्टिमेट कर सके, रफ एस्टिमेट कर सके या एस्टिमेट कर सके उन क्वांटिटीज का जिसमें पुराने रूडिमेंट्री आइडियाज हैं और बड़े कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अब इसके तरीके सोचिए जिसमें आप कैसे एस्टिमेट करेंगे जो टोटल मास है रेन, जो क्लाउड है उसमें का क्या मास है। अगर मॉनसून में इंडिया के ऊपर कितना मास क्लाउड का है, ताकि आप पता कर सकें कि पानी कितना आने वाला है। मास क्या होगा एलिफेंट का, जो विंड स्पीड है, जब आप मास है इलेक्ट्रॉन का, मतलब मास जो है एलिफेंट का कितना होगा। विंड स्पीड, एक आंधी आई, स्टॉर्म आया, उसकी विंड स्पीड क्या होगी। जो आपके बाल हैं, राइट, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड्स, कितने आपके स्ट्रैंड्स हैं, मैं बताता हूं इसको, अभी एक्सप्लेन करेंगे आपके सर पे कितने हैं, और कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं आपके क्लासरूम। इसको कैसे रफ एस्टिमेट कैसे निकालेंगे आप इन सब चीजों का। तो आप देखिएगा कि मानसून के समय जो मीटरोलॉजिस्ट है वो रिकॉर्ड करते हैं करीबन 215 सेंटीमीटर पूरे इंडिया में रेनफॉल जो होता है, अमूमन एक एवरेज ले लेते हैं। जो हाइट है वाटर कॉलम का आपका 215 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं तो आपका 2.15 मीटर आ गया। अब कंट्री का एरिया कितना है, 3.3 इंटू 10⁻12। ये भी आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ये थोड़ा याद भी करना पड़ेगा ताकि जनरल नॉलेज में भी काम आए। 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। अब वॉल्यूम कितना होता है, एरिया, किसी भी जगह का एरिया और हाइट, यानी कि आप क्या करेंगे, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास हाइट भी है, आपके पास एरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.15 इंटू 3.3 7.09, बाकी 10 की घात 12 तो बना हुआ है, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब डेंसिटी कितनी है वाटर की, 10 की घात 3 kg पर मीटर क्यूब, ये तो हम घर जानते हैं। मास कितना है रेन वाटर का, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एक ही था तो वही बना रहेगा। ये हमारे पास क्या था, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की घात 12 और 10 की घात 3 जुड़ जाएगा, 10 की पावर 3 10 की पावर 12 जुड़ जाएगा, यानी कि आपके पास 7.0 इंटू 10 की पावर 15 kg आ गई। तो टोटल मास कितना होगा रेन बेयरिंग क्लाउड्स हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, जो रेन बेयरिंग जो क्लाउड है जिनमें पानी भरा हुआ है, जो पानी की वर्षा करेंगे, वो करीबन इतना है, ये इतना kg है। अब अगले का डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए एक शिप है, और शिप जिसका हमें बेस एरिया पता है, वो मूव कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब मान लीजिए जो डेप्थ है उस सी का वो d1 है। अब इसने वाटर कितना डिस्प्लेस किया, बिल्कुल वही बात करेंगे, वॉल्यूम हमको बताना है तो एरिया को आप डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया इंटू d1। एक और सवाल था उसका ये उत्तर होगा। अब एलिफेंट की बात करें, एक एलिफेंट को आप शिप पे ले जाइए, ठीक, ये इसको बनाने का एक रीजन है। अब इसी को हम यहां यूज करते हैं। एलिफेंट को शिप पे ले जाइए और अब मेजर करिए उस शिप की डेप्थ।
अब वाटर डिस्प्लेस किया गया जब एलिफेंट ऑन बोर्ड है, हाथी ऑन बोर्ड है, तो कितना हो जाएगा AD2। पहले कितने था AD1, दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये वॉल्यूम उतना है जितना एलिफेंट ने डिस्प्लेस किया, वही तो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक एलिफेंट ही है जो एक्स्ट्रा डाला गया। डेंसिटी पानी की अगर D है और मास एलिफेंट का क्या हो जाएगा, आप सीधा वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD2 माइनस D1, A को बाहर ले लीजिए, D2 माइनस D1, A इंटू D, तो ये इसको आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, AD D2 माइनस D1। ऐसे हम रफ एस्टिमेट कर सकते हैं। अब विंड स्पीड, एक आंधी आई, इसको हम एनीमोमीटर से कर सकते हैं। जैसे ये विंड चलती है, हवा, विंड तब होती है जब हवा में मूवमेंट होता है, स्पीड होती है। जैसे ये विंड चलेगी, ये अपना रोटेट करेगा यूं करके, और जो रोटेशन इसमें बन रहा है एनीमोमीटर में 1 सेकंड में, ये आपको बताएगा कि विंड स्पीड क्या है। अब बालों की बात करते हैं। जो हमारा एरिया है, कईयों के कम बाल होते हैं, कईयों के ज्यादा बाल होते हैं, तो एरिया जो हमारा हेड सरफेस है उसका मान लीजिए कैपिटल A है, इतना हमारे सर पे बाल है। अब स्क्रू गॉज से आपको क्या करना है, ये डायमीटर पता करना है। तो रेडियस ऑफ हेयर, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, मान लीजिए जो रेडियस आया वो आपका R आएगा। अब क्योंकि एरिया एक हेयर का हम लेंगे πr², राइट। अब टोटल नंबर ऑफ हेयर स्टैंड्स कितने हैं, स्टैंड मतलब कितने बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया को एक हेयर के से डिवाइड कर दीजिए आप। अब मान लीजिए ये जो है A/R², ये आपका आएगा कितने आपके हेयर। फिर से मैं समझाता हूं आपको। हमने किया क्या कि सबसे पहले जैसे ये सर है, ये सर है, तो हमने ये एरिया नापा, है ना। फिर हमने देखा स्क्रू गॉज से कि एक हेयर का क्या आपका डायमीटर है, रेडियस हम मान लीजिए R है, एरिया एक हेयर का होगा πr²। टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया को हमने πr² से डिवाइड कर दिया, एक से, हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ हेयर स्टैंड्स। और जो आखिरी चीज थी वो उसको इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए वॉल्यूम जो है रूम का वो है कैपिटल, आपको बताना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके रूम में। तो वॉल्यूम मान लीजिए रूम का V है, 1 मोल एयर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और ये लीटर को चेंज कर दीजिए 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एक मोल में, ये भी हम जानते हैं, एक मॉलिक्यूल्स मोल में 6.0223 इंटू 10⁻23। तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है उस रूम में, तो कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे और साथ में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इन दोनों को करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगी, साथ में V रहेगा। तो ये वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए रूम का, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आपका कुछ एक क्यूबॉइड टाइप है तो उसको निकाल लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक सन जो है ये हॉट प्लाज्मा है, यानी कि आयोनाइज्ड मैटर है। एक मैं सन की बात कर रहा हूँ, जैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर 10⁷ के 10⁻7 केल्विन, आप सोच सकते हैं कितना गर्म हो गया। और जो आउटर सरफेस टेम्परेचर है, इनर कोर तो ये हो गया, यहाँ पर यहाँ की बात होगी, आउटर की बात हो गई, अराउंड 6000 केल्विन। अब कोई भी सब्सटेंस इतने हाई टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड में नहीं रह सकता, गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। अब आपको ये बताना है कि क्या रेंज है, व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी। सन की मास डेंसिटी क्या है, उसकी रेंज क्या होगी, और इसकी रेंज डेंसिटी बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के टर्म्स में। आपको गैस करना है, क्या आपने करेक्ट किया, आपके पास डेटा ये है, मास सन का आपको 2.0 इंटू 10⁻30 दिया हुआ है, और रेडियस आपको 7.0 इंटू 10⁸ दिया हुआ है। तो इसको पहले सन को इस तरीके से मानिए आप। मास आपको दिया हुआ है, वो मास डायरेक्ट लिख लीजिए, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस डायरेक्ट लिख लीजिए, रेडियस आपको दिया हुआ है, ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी आ रहा है। अब आपके पास क्योंकि हम इसको एक गोला मानते हैं, वॉल्यूम इसका 4/3 πr³ होगा। R आपको दिया गया है 4/3 πr³ में रख दीजिए, 4/3 πr³ हो गया। इसको जरा सॉल्व करिएगा, आपके पास इतना मीटर क्यूब आएगा। डेंसिटी क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास आपको पता है
वॉल्यूम अभी आपने निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए 1.4 इंटू करीबन इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, जो भी इसका आपका आएगा मीटर क्यूब आपका आ जाएगा। तो जो डेंसिटी है सन की, ये डेंसिटी है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान, रेंज, इसका जो रेंज है। ये जो हाई डेंसिटी है ये क्यों आ रही है? क्योंकि जो अंदर की लेयर्स हैं ये जबरदस्त ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दे रही है बाहर के लेयर को। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, जुपिटर काफी दूर है, इतना करीबन मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। उसका एंगुलर डायमीटर है इतना 35.72 सेकेंड्स ऑफ आर्क। थीटा दिया है बेसिकली, थीटा भी दिया हुआ है आपको, कैपिटल डी भी दिया हुआ है, ये थीटा हो गया, ये कैपिटल डी दिया हुआ है। आपको डायमीटर निकालना है जुपिटर का, तो इससे रेडियस निकल के आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये, अब इसको मिलियन किलोमीटर में करना है तो 1 मिलियन होता है 10⁶ किलोमीटर लिख दीजिए। मीटर में चेंज करना है तो 10�3 और जोड़ दीजिए, मतलब क्योंकि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, 10�3 और जोड़ दीजिए। एंगुलर डायमीटर क्या हुआ 35.72, इसको रेडियन में चेंज करना है तो 4.874 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेडियन में आ जाएगा। इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमको इसको रेडियन में चाहिए और मीटर में चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर है रेडियन। डी बाई डी कर दीजिए, थीटा इज डी बाई डी। आपको निकालना है ये डिस्टेंस, थीटा इंटू डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, थीटा और कैपिटल डी आपके पास है ही, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, करीबन इतना आएगा मीटर में, किलोमीटर में रख दीजिए इसको 1.435 इंटू 10⁵। तो ये सवाल जवाब हुए आपके यूनिट और मेजरमेंट के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।